नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका लाख टके की बात में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। कोविड को लेकर सीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ ये बैठक हो रही है। कोविड कंट्रोल के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान हो सकता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कई और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, खासकर सार्वजनिक स्थलों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, मॉल रेस्टोरेंट को लेकर कोई सख्त गाइडलाइंस सामने आ सकती है। अभी मीटिंग चल रही है, काफी वक्त हो चुका है इस मीटिंग को, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है मीटिंग को। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर ये मैराथन बैठक इस वक्त जारी है। सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ ये मीटिंग हो रही है। चर्चा इस बात पर की जा रही है कि कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएं ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, मीटिंग को लेकर क्या हलचल अंदर, क्या जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है? अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 992 नए केस कोरोना के दर्ज हुए हैं और अब जो कुल केसेस की संख्या है 3000 के पार हो चुकी है। और वहीं ओमिक्रॉन मामले में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वक्त 26 ओमिक्रॉन के केस उत्तर प्रदेश में हैं। बीते 24 घंटे में तेजी से उछाल देखने को मिला है कोरोना केसेस में और यही वजह है कि सरकार की ओर से भी अब सख्त फैसला लेने की तैयारी की गई है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू प्रभावी है उत्तर प्रदेश में। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहता है, लेकिन अब विचार इस बात पर किया जा रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया जाए और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा हो रही है। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक भवन से ही उन्होंने नगर विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम ने 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को दी। इस दौरान उन्होंने 58,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए की धनराशि भी सौंपी है। प्रदेश के 7 शहरों में 75 इलेक्ट्रिक बसों को वर्चुअल तरीके से उनके माध्यम से शुरू भी किया गया। इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा उन नगरीय क्षेत्रों में हो, यह लखनऊ में पहले प्रारंभ किया जा चुका है, गोरखपुर में प्रारंभ किया जा चुका है, काशी में प्रारंभ किया जा चुका है। आज यहां पर 7 शहरी क्षेत्रों में यह सुविधा प्रारंभ हुई है और इलेक्ट्रिक बस डिपो के निर्माण की कार्रवाई भी आज उन 7 सिटी में, यानी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण होना, अन्य चीजों के निर्माण की कार्रवाई को भी आज इसके साथ जोड़ा गया है। अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण के आने वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि सपने में भगवान कृष्ण लखनऊ में बैठे बबुआ को नाकामियों के लिए कोस रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि जब सरकार में थे तो ठीक से काम क्यों नहीं किया। मथुरा, वृंदावन और बरसाने के विकास के लिए कुछ क्यों नहीं किया, ये तमाम तंज कसे गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अखिलेश यादव की उस बात पर जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सपने में कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि इस बात मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तंज कि सपने में श्री कृष्ण आए होंगे तो जरूर इस बात को लेकर कोसा होगा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तो उस वक्त प्रदेश के लिए कोई काम क्यों नहीं किया।
दरअसल इस मसले की शुरुआत मेनका वहां से होती है जहां पर बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि मथुरा से सीएम योगी को लड़ा दिया जाए क्योंकि भगवान कृष्ण सपने में बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है कि यूपी में वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आ रही है। बैठक के बाद फैसला लिया गया, बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम लगातार मीटिंग कर रहे थे और सीएम आवास पर ही मीटिंग हो रही थी। टीम 9 के साथ मीटिंग हो रही थी जिसमें स्वास्थ्य महकमे के लोग भी मौजूद थे और जो बड़ा फैसला आया है कि वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। कुछ नई पाबंदियां जरूर लगाई जा सकती है, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कुछ नई गाइडलाइंस आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 7:30 बजे करीब के आसपास मुख्यमंत्री आवास पर टीम 9 की बैठक शुरू हुई थी जिसमें यूपी में आ रहे केसेस को लेकर अपडेट लिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों के साथ भी बातचीत की गई। बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से आकलन किया जा रहा था कि बढ़ते केसेस को देखते हुए यूपी में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो सकता है, तो उसको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू से इनकार किया गया है। यानी कि कर्फ्यू जो दिन में जिसकी बात की जा रही थी सैटरडे संडे के दिन में, उससे इनकार किया गया। यानी कि यूपी में फिलहाल कोई वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते बाकी जो पाबंदियां होंगी वो थोड़ी सख्त कर दी जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मार्केट में भीड़ हो रही है या बाकी जगहों पे भीड़ हो रही है, उसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइंस कुछ देर में जारी की जाएगी यूपी विभाग की ओर, यूपी शासन स्तर पर, और जिसमें बताया जाएगा कि भाई अब पूरे हफ्ते अगर आपको रहना है, नौकरी करनी है, बाकी कामकाज करने हैं, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस क्या होंगी। यानी कि कर्फ्यू से बचते हुए जो सख्तियां होंगी, जो पाबंदियां होंगी, अब वो लागू की जाएंगी। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगे उसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइंस कुछ देर में जारी किया जाएगा शासन की ओर से। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी उसमें बड़ी अपडेट ये है कि फिलहाल योगी सरकार अलर्ट है, सतर्क रहने के लिए अपील कर रही है। लेकिन हाँ, वीकेंड लॉकडाउन से बचा जा रहा है, वीकेंड कर्फ्यू से बचा जा रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों से अपील ये की जाए कि वो अपनी ओर से ज्यादा अलर्ट रहे, सतर्क रहे, वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दें। और कर्फ्यू फिलहाल यूपी में वीकेंड नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हाँ, जो नियम कानून होंगे, जो सख्तियां होंगी, उसको लेकर किस तरह के सख्त फैसले और लिए जा सकते हैं अनामिका फिर? और देखिए, जो सख्तियां होंगी वो खास तौर पर उन प्लेसेस को लेकर के होंगी जो नॉन एसेंशियल है, जिसमें माना जा रहा था कि ये जिस तरीके से जो पर्यटन स्थल है या धार्मिक स्थल है, इसके अलावा जू के अलावा अगर बात की जाए तो जिम है, सिनेमा घर, पब्लिक गैदरिंग वाले जो मार्केट्स बड़ी लगती हैं, वीकेंड मार्केट्स जो लगती हैं, शॉपिंग मॉल्स, जहां पर जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नहीं मिलती है या फिर जिनका बंद होने से भी बहुत ज्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लेकर सरकार जरूर इस बात को लेकर मंथन किया गया है आज की इस बैठक में कि क्या। ठीक है अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा, इस वक्त ये साफ हो चुका है। 2022 की विधानसभा चुनाव में अपना दल एस की क्या भूमिका होगी और बीजेपी के साथ गठबंधन में अपना दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इन तमाम सवालों का जवाब दिया। स्थिति कहाँ पे होगी अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस की चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से सभी की ओर से टिकटों को लेके भी अब शुरू हो जाएगा मंथन कि कितनी सीट पे कौन सी पार्टी चुनाव में जा रही है। अगर आपकी बात की जाए, अपना दल की बात की जाए, कितनी सीटों पे आप तैयारी कर रही हैं चुनाव में जाने की? देखिए, अपना दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कई चुनाव में आपने देखा हमारी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन भी किया है। आज राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक हम सहयोगी भी हैं और जिस तरीके से हमारी पार्टी के प्रति लोगों का एक समर्थन है, उत्साह है, उसे देखकर आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में भी अपना दल एक बहुत बड़ी भूमिका में नज़र आने जा रहा है और सीटों की बातचीत अभी हमारी जारी है, चल रही है। अभी बातचीत में ये बात सामने है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर जो आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्या कुछ आंकड़े भी दे पाएंगी आप कि कितनी सीटों पर लगभग आप जाना चाहती हैं या बातचीत चल रही है? देखिए, बातचीत हमारी काफ़ी आगे बढ़ी है और सीटों पर चर्चा चल रही है। मैं आंकड़ों पर टिप्पणी नहीं करूंगी, कुछ समय अभी इसमें और लगेगा, जब स्पष्ट आंकड़े होंगे तो बता भी दूंगी। फिलहाल हर पार्टी संगठन अपने विस्तार के बारे में सोचता है। हमने पिछले कुछ वर्षों में जितना संगठन की दृष्टि से काम किया है तो हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी हैं और मुझे लगता है कि हम साथ में मिलकर कुछ ऐसा ज़रूर अपने गठबंधन को, सीटों के बंटवारे को आकार देंगे कि दोनों दलों की बहुत भूमिका बेहतरीन देखने को आएगी। उधर मऊ में बीजेपी के उपाध्यक्ष और एमएलसी एके शर्मा जनसंवाद रैली में शामिल हुए और इस दौरान शर्मा ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अखिलेश पर उन्होंने निशाना भी साधा। शर्मा ने कहा कि कुछ लोग आजमगढ़ में गरजते हैं और मैनपुरी में बरसते हैं।
यानी चुनाव आजमगढ़ में जीतते हैं और विकास इटावा में करवाते हैं। के अंदर अपनी बात कहें। वो यहीं गरजते थे और यहीं बरसते भी थे, लेकिन ये समाजवाद ऐसा कि गरजते हैं आजमगढ़ में, जीतते हैं आजमगढ़ में, भाषण देते हैं गरजते हैं आजमगढ़ में, और बरसात कहाँ होती है? इटावा में होती है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? विकास कहाँ होता है? विकास इटावा में होता है। और अब खबर कानपुर से, जहां पर लेटेस्ट केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कुरेले ग्रुप प्रतिष्ठान में की गई है। जीएसटी टीम ने छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को भी खंगाला। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, क्या हासिल हुआ है जीएसटी टीम को यहाँ पर? देखिए, बताना चाहूंगा, जीएसटी की टीम ने कानपुर के 4 जगह एक साथ छापेमारी की है, जिसमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ब्रजेश मिश्रा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम इस टाइम कानपुर के 4 अलग अलग पैकर्स के यहाँ जो मसाला कारोबारी के, जिसमें एसएनके मसाला से तमाम प्रतिष्ठित मसालों के लिए पैकिंग करते हैं, उनके दस्तावेज खंगाले, उनके फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। एक फैक्ट्री के जिसमें पैकिंग का काम चलता है उसमें 20,80,900 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। अगर सूत्रों की माने तो अभी 3 से 4 घंटे तक ये छापेमारी चल सकती है और अन्य लोगों से भी और रिकवरी हो सकती है। जैसा कि हमारे यहाँ के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि छापेमारी जारी रहेगी जब तक कि हम पूरी अपनी सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। यानी छापेमारी के माध्यम से ये बात क्लियर होने का मतलब है कि पान मसाला कारोबारी जिनसे रिबन्स लेते हैं, जिनसे पैकिंग लेते हैं, कहीं उनके माध्यम से टैक्स चोरी तो नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर रियल एस्टेट कंपनी एस ग्रुप से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर आज आईटी ने छापेमारी की। नोएडा, आगरा, बागपत और दिल्ली में आईटी ने छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान नोएडा एस ग्रुप के कॉर्पोरेट दफ्तर में कंपनी के करीब 1 दर्जन कर्मचारियों को बुलाया गया और बीते 10 घंटे से छापेमारी चल रही है। आईटी के अधिकारियों ने ऑफिस में बकायदा टेंट हाउस से गद्दे और बिस्तर भी मंगवा लिए हैं। रात यहीं पर गुजरने वाली है टीम की और आने वाले कई दिनों में छापेमारी यहां जारी रह सकती है। एस ग्रुप के मालिक अजय चौधरी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी भी बताए जाते हैं। उनके बागपत स्थित गांव पर भी रेड पड़ी है। और छापेमारी की ये कार्रवाई कानपुर, कन्नौज से लेकर आगरा तक देखने को मिल रही है। आगरा में भी 3 कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड डली। लेन देन में फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी का आरोप लगा। जूतों को निर्यात करने वाले कारोबारी मानसी चंद्रा, हरसिमरन सिंह के ठिकानों पर रेड। कारोबारी विजय आहूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। और बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कुशीनगर से, जहां पर तस्कर कॉस्मेटिक सामानों के बीच छिपाकर 2 क्विंटल 10 किलो गांजा लेकर जा रहे थे। सूचना पर लखनऊ एसटीएफ ने कंटेनर से 2 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद कर लिया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। अवैध गांजा असम के गुवाहाटी से आजमगढ़ ले जाया जा रहा था। गांजा जो है 4 बोरे में जो है पैकेट में पकड़ा गया। एक पैकेट 10 केजी का था और उसमें मुकदमा लिख करके जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 2 मुलजिम है, जिसका एक का नाम है नागेश सिंह ब्रिजराज, जो कमालपुर थाना बेवराज मैनपुरी का रहने वाला है। और अगली खबर जो है वो गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी चौराहे पर एक महिला ने अपने बेटे के साथ हंगामा किया। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस से मारपीट की। अपशब्द कहने पर ट्रैफिक पुलिस ने भी पिटाई की। मारपीट के आरोपी मां बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यह कार्रवाई की गई। इधर सूर्य नमस्कार को लेकर एक बार फिर से सूबे में घमासान छिड़ गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर ऐतराज व्यक्त किया है। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री ने AIMPLB को आड़े हाथों लेते हुए एसपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया है।
यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने AIMPLB पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं का नमस्कार करते हैं। ये ऑल इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये लगातार आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करेंगे, राहुल जी को नमस्कार करेंगे, सोनिया जी को नमस्कार कर लेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से ऊर्जा मिलती हो, उसको नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से इनकी जेब भरती हो, उनको नमस्कार करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा इसमें यूं कर लें कि इसमें चूंकि भगवा भी दिखाई देता है ना, तो ये विरोध भगवे का है और किसी को खुश करने का है, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अब ये बयान दिखाएंगे ले जाकर कि देखिए साहब मैंने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्यों से 1 जनवरी से 7 जनवरी तक और 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए कहा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान और इस्लाम के खिलाफ बताते हुए मुस्लिम छात्र छात्राओं को इससे दूर रहने को कहा है। रूल ऑफ थॉट जो है वो बाकी दूसरों के ऊपर नहीं लाजिम कर सकते, उनके ऊपर आप जरूरी नहीं कर सकते आप ये गाएं, और ये बहुत गलत बात है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक सरकारी स्कूल में, जो कि सबके लिए है, जो सेक्युलर स्कूल है, उसमें आप ये प्रोग्राम अगर करेंगे तो मुसलमान बच्चों का अकीदा जो है ना, वो उस बात की इजाजत नहीं देता। हमारे यहाँ हम मुसलमान जो हैं, हम किसी दूसरे मजहब के ताल्लुक से कुछ नहीं कह रहे, हम अपने मजहब के ताल्लुक से कह रहे हैं। हमारे यहाँ अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत परस्तिश करना बिल्कुल हराम है। सूर्य नमस्कार की जो परियोजना सरकार के द्वारा नाफिज करने की बात की जा रही है, हम कतई तौर पर उसकी मुखालिफत करते हैं और बहैसियत मुसलमान हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और इस तरीके के फैसलों में अगर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा तो हम संवैधानिक तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी और इसकी मुखालिफत जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सूर्य नमस्कार एक योगा का फॉर्म है। आई डोंट थिंक कि वो करने से वो संविधान को हमारे कोई खतरा है। लेकिन जहाँ तक 26 जनवरी की बात है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने की बात है, बेहतर होता अगर हम उस दिन अपने राष्ट्र की बात करते जो गलवान वैली में चीनी घुस के अपना झंडा फहरा। और इसी खबर के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ।